हेलो एवरीवन, मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार स्टेट 2024 के साइंस पेपर 1 मैराथन क्लास में। यह मैराथन सिर्फ इसलिए रखी गई है कि ताकि आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस को जानें कि आपका सिलेबस क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के मैराथन क्लास में हम 8 सितंबर 2023 में पूछे गए साइंस पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि बिहार स्टेट साइंस का आज पहला क्लास है। अगर आपके साथ के भी कोई स्टूडेंट हैं जो स्टेट पेपर 1 साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें भी ज़रूर बता दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का साइंस का मैराथन क्लास। आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट पेपर 1 में या पेपर 2 में साइंस के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन क्लास। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज। जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है। तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन टेक्निक इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम एक वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का उसके टिश्यू से सेल से हम लोग ग्रो करके कल्चर मीडियम में जहाँ प्रोपेन न्यूट्रिएंट मौजूद होता है उससे पूरा प्लांट का पौधा बना लेते हैं लैब में और उसको लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं। तो इसे ही हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू कल्चर। अदर ऑप्शन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियम, यानी किसी बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए को जब हम इंसर्शन कहते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वहीं बात करें प्लांट ब्रीडिंग की, प्लांट ब्रीडिंग में क्या कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ को हम लोग क्रॉस करके एक नया सुपीरियर हाइब्रिड बनाते हैं जिसे हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। वहीं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए अपना मल्टीपल कॉपी बनाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है हर्बिसाइड्स, सेकंड ऑप्शन है पेस्टिसाइड्स, थर्ड ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्टिलाइजर्स। तो हर्बिसाइड्स की बात करें तो हर्बिसाइड्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है? किल करता है प्लांट को जो ग्रो करते हैं अनयूजुअली। ऐसे होती क्या है कि जब हम खेती करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स बहुत सारे उग जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। उसे हम लोग ख़त्म करने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, उसे किल करते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम लोग खरपतवार नाशक भी कहते हैं। वहीं पेस्टिसाइड की बात करें तो उसे कीटनाशक बोलते हैं। ये भी केमिकल सब्सटेंस है। ये क्या करता है? जो अन्न फसल में जो कीड़े लग जाते हैं, मकोड़े लग जाते हैं, जो पौधे को ख़राब करते हैं, ये करते हैं, तो उससे हम लोग मारने के लिए क्या पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड मतलब ये क्या होता है? ये भी हम लोग कीटनाशक होता है, ये भी इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र खाद, यानी खाद हुआ जो हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उर्वरक या खाद का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो डेली फीड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विथ एडुकेट फैट। द लेवल ऑफ इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व कसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य मेन्यू में से किस स्तर उच्च रखा जाता है? तो पोल्ट्री खाद्य में जो है बेसिकली मेन जो यहाँ पे विटामिन ए और के का जो वैल्यू है वो हाई रखा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए एंड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेस वेयर बी फार्म्स आर राइज्ड इज नोन एज।
तो वैसा स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वैसा स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे हम लोग एपियरिस कहते हैं। जैसे रेयरिंग को एपिकल्चर कहते हैं या एपियरिस कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो एवेरियस क्या होता है? वैसा स्थान जहाँ हम लोग बर्ड को पालन करते हैं। वहीं एक्वेरियम की बात कर दिया है तो वैसा स्थान जहाँ हम लोग मछली को ये करते हैं, मेजरिंग करते हैं, उसे हम लोग एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉप रोटेशन इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल फर्टिलिटी, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजेनस कंटेंट ऑफ सॉइल, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ सॉइल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो किसानों के द्वारा जब फसल चक्र का उपयोग हम लोग करते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम लोग, ग्रोइंग करते हैं, सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप का, अलग अलग तरह के क्रॉप को जो हम लोग बारी बारी से उसको ग्रो करते हैं सेम एरिया में, ठीक है, सेम सीजन में। तो इससे क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी जो है बनी रहती है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशिया का दूध है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो उसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड क्या होता है, तो एंटी एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा कि जब हमें एसिडिटी होती है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो हम लोग क्या एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। तो सी का एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में बेसिकली हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो एसिड पाया जाता है उसे हम लोग टार्टेरिक एसिड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, टार्टेरिक एसिड। मैलिक एसिड की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में एप्पल में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो टोमेटो में मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, टार्टेरिक एसिड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में क्या एयर प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम जो है एयर के कांटेक्ट में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या हो जाता है, कोटिंग हो जाती है मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जिसको उसके कोटिंग हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी जलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सैंड पेपर से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को जो है साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर उसको जलाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। और मेटल जो है हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से पहचानना है ये कि किस तरह का ये अभिक्रिया है, किस तरह का ये रिएक्शन है। ठीक है, तो जब कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर जब दो कंपाउंड है और आपस में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे PbNO3 है, Pb इसको आयन में ब्रेक कर देंगे तो Pb पॉजिटिव हो गया, NO3 माइनस हो गया, किया आई को पॉजिटिव माइनस में तोड़ दिया। ठीक है, जब आयन्स के यहाँ पे एक्सचेंज हो गया कंपाउंड के बीच में, तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, द्वि विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो कंपाउंड को हीट या लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करके डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो कंपाउंड है और आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट ए स्मेलिक इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इसमें से कौन स्मेलिक इंडिकेटर नहीं, ये पहचानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, जिसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो उसी का एक प्रकार है स्मेलिंग इंडिकेटर, जिसमें स्मेलिंग होता है, सुगंध करता है जो। तो यहाँ पे वैनिला, क्लोवाइल एंड ओनियन, ये तीनों जो है स्मेलिंग इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। वहीं बात किया जाए स्वीट पोटैटो, तो ये स्मेलिंग इंडिकेटर नहीं है। शकरकंद, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी शकरकंद। शकरकंद क्या है, स्मेलिंग इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पहले की बात अगर करें तो पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बेसिस था वो था एटॉमिक मास। यानी पहले के जो साइंटिस्ट जो थे वो बताते थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का जो मेन बेसिस है वो एटॉमिक मास है। लेकिन अब जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो क्या कहती है कि जब वर्गीकरण का वर्तमान में जो आधार है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, उस किस बेसिस पे है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तत्वों का परमाणु संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मोर स्टेबल है, अधिक स्थायी है, इसे हमें बताना है। ठीक है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन कि इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन का 2 होना चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो वो मोर स्टेबल होंगे। तब कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2, 8, 8 और 2 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये तो इतना स्टेबल नहीं होगा, मोर स्टेबल नहीं होगा। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। वहीं आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2, 8, 8। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 और 2 लिखाएगा, तो ये भी नॉन कंप्लीट ऑक्टेट हो गया। तो यहाँ पे आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसीलिए इन सब में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो आर्गन होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक अस्थायी है। ये क्वेश्चन तो हो गया है ना। इनमें से कौन सा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी इसमें से कौन सा
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस का नहीं है। तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहचानने के लिए हम लोग ये बात पता होनी चाहिए कि नोबल गैस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो तो नोबल गैस होगा, जिसका नहीं है वो नोबल गैस नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या है, ये तो नोबल गैस होगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, यानी आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि रस्टिंग क्या होता है। तो रस्टिंग होता है जंग लगना, लोहे में जंग लगना, उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। होता क्या है कि लोहा जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसका में ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें रस्ट लग जाता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में जंग लगना कहते हैं। तो जंग से लगने से उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, तो पेंट करते हैं। आपने देखा होगा घर में जो लोहे का गेट है उसमें हम लोग पेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जिंक का कोटिंग कर देते हैं। मान लीजिए आयरन है, तो आयरन के चारों तरफ हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिससे क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है एटमॉस्फेयर के आयरन, जिससे जंग नहीं लगता है। ग्रीजिंग करते हैं हम लोग, ग्रीस लगाते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ये सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हम लोग को नेमिंग करना है, जिसका आईपीएससी नेमिंग बताना है हमें। तो आईपीएससी नेमिंग, सबसे पहले तो आईपीएससी का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसका हमको नेमिंग का आईपीएक नेम बताना है। तो ये इसका आईपीएक नेम हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ यूज़ करते हैं, इथेन। और यहाँ पे अल्कोहल है तो OL यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इथेनॉल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए हुए हाइड्रोकार्बन है उसका हम लोग को नेमिंग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, नेमिंग जानने के लिए, अगर एक कार्बन होता है, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हम लोग को 2 चीज़ पता होना चाहिए। एक होता है वर्ड रूट, दूसरा होता है प्रीफिक्स। वर्ड रूट मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग मेथ यूज़ करते हैं, और 2 कार्बन है उसके लिए एथ यूज़ करते हैं, और 3 कार्बन अगर प्रेजेंट होगा तो उसके लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, और 5 कार्बन 3 के लिए प्रोप यूज़ करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर 5 कार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग पेंट यूज़ करते हैं। ऐसे 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स क्या होता है, तो अल्केन के लिए हम लोग ANE प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्केन के लिए ANE प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्केन को हम पहचानेंगे कैसे हैं, तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है। अगर कार्बन से को दुगना कर दिया जाए, यानी जितना कार्बन है उससे दुगना हाइड्रोजन होगा, उससे अगर 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो उससे हम लोग पहचान लेंगे कि अल्केन है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है, तो इससे हमें दुगना से 2 ज़्यादा हो गया, तो इससे पता चल जाएगा ये अल्केन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट यूज़ करते हैं। ये अल्केन है तो उसमें प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, ANE। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नेमिंग क्या हो गया, पेंटेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो जब हम इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। जब हम इथेनॉल को मेटल यानी सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो
इथॉक्साइड आयन बनता है, C2H5ONa का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो कौन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स आर देयर विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H10? तो C4H10 ब्यूटेन में कितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, इसे हमें पहचानना है। तो इसे जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसी से हम कोवैलेंट बॉन्ड को पता कर सकते हैं। तो C4 4 कार्बन हो गया और क्या है 10 हाइड्रोजन हो गया। तो जहाँ जहाँ वैलेंसी फ्री वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे 13 कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 13 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसको ऐसे ही बता सकते हैं, अगर अल्केन होगा तो इसे जोड़ दें जितना है और उसे कम कर दें। तो 10 और 4 14 में एक माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है C4H10 में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवेपोरेशन इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता को पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है, ये बताना है। ठीक है, गलत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वाष्पीकरण की यानी इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी लिक्विड से वेपर या गैस का बनना, इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण पे ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है उसे हम लोग को बताना है। ठीक है, इवेपोरेशन जो है जिसको हम लोग इफेक्ट करता है बहुत सारा फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे गर्मी में क्या होता है? ठंड के बजाय गर्मी में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, वैसे ह्यूमिडिटी जो है, अगर ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी इवेपोरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी के। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, ये बात सही है। जब हम ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो क्या होता है? इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमिडिटी समटाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, समटाइम्स डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा गलत है। ठीक है, ह्यूमिडिटी डज नॉट अफेक्ट इवेपोरेशन। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ह्यूमिडिटी तो इवेपोरेशन को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये ऑप्शन तो गलत होगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज एज द ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे लिख रहा है इनकरेक्ट क्या है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलती हो गई, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट पहचानना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक है। दूसरा ऑप्शन थर्माकोल है। तीसरा ऑप्शन वुड है और डस्ट है। फोर्थ ऑप्शन ग्लास है। ठीक है, तो अगर प्लास्टिक की बात करें तो यूजुअली देखा जाए तो प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। थर्माकोल की बात किया जाए ये तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि इसके बीच में एयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बर्फ़ को जो है आपने देखा होगा थर्माकोल के अंदर भी रखा जाता है। वुड सॉडस्ट ये भी बैड कंडक्टर होता है हीट का। गिलास ये भी बैड कंडक्टर होता है। तो बैड कंडक्टर तो यहाँ पे सभी हैं, लेकिन प्लास्टिकली यूजुअली बैड कंडक्टर होता है। तो इन सब में से बेटर ऑप्शन जो है यहाँ पे ए होगा, यानी प्लास्टिक होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्मल एनर्जी इज, ऊष्मा ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि थर्मल एनर्जी उसमें ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो वैसा एनर्जी जो टेम्परेचर ऑफ मैटर यानी
पदार्थ के टेम्परेचर से मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं, उसमें ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब्सॉर्ब बाय द बॉडी इज इक्वल, ये जो है पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय, गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है। ठीक है, तो गैस को जो हम लोग लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए। एक पहला कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रेशर को जो है बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, हाँ ये तो सही है, प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये भी सही है। ठीक है, तो किसी गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कंडीशन क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी बोथ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, और अगर केल्विन में बात करें तो ये होता है 273.15 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 273 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि केल्विन में पूछ रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब पर स्क्वायर मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पर सेकेंड इज, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1.36 किलो जूल पर सेकंड जो है यहाँ पे होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, गैसों को द्रवित किया जा सकता है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, गैस को हम लोग लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, यानी प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, उच्च दाब निम्न ताप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति क्या कहलाती है, द मोशन बिटवीन द पार्टिकल इन अ गैस सब्सटेंस क्या कहलाता है। तो क्या होता है कि जब किसी कंटेनर में गैस होता है तो उसका पार्टिकल क्या होता है, रैंडम मूव करता है, इधर से उधर इधर से उधर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यानी यादृच्छिक, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। तो ये बेसिकली सेंट्रीफिकेशन मेथड करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे बाई सब कंसंट्रेशन मेथड होगा, यानी उपकेंद्र विधि द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बेसिकली, इसमें क्या कहते हैं, हम जोर से उसको, राउंड होता है एक मशीन के थ्रू, बहुत ज़ोर से घूमता है, जिससे बटर क्या होता है ऊपर की ओर आके जमा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, आइसोटोप बताना है ट्रिटियम किसका है। तो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप होते हैं, H1, H12, H13। सबसे पहले समझते हैं आइसोटोप क्या होता है। तो वैसा एलिमेंट, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उससे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है इसका, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। तो जिसका H12 जो होता है उसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, H13 आइसोटोप जो होता है जिसका एटॉमिक मास 3 होता है उसे हम लोग ट्रिटियम कहते हैं। तो ट्रिटियम जो है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच मेथड
सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण के द्वारा ही हम लोग समुद्री जल से नमक को प्राप्त करते हैं। वाष्पीकरण का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू वेपर, यानी लिक्विड इनटू वेपर, यानी लिक्विड का वेपर में बनना, गैस से बनना, इसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रॉन के नंबर बताना है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स, तो जो यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो नंबर होता है उसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और ऊपर की तरफ जो होता है वहाँ पे मास नंबर डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे चार्ज होता है और यहाँ पे एटोमिसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक्स एलिमेंट है, तो 11 क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। और 23 ऊपर की तरफ है, तो क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे हमें हम लोग एटॉमिक मास को जो है एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसमें हम जो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 12, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकल संयोजक रेडिकल है, यानी सिंगल वैलेंस रेडिकल हमें पहचानना है। तो वैसा रेडिकल जिसका वैलेंसी 1 होता है उसे हम लोग सिंगल वैलेंस रेडिकल कहते हैं। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है, Cl माइनस आयन, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या है, 1 है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन, नाइट्रेट NO3 माइनस आयन, तो ये तीनों का जो है वैलेंसी 1 है, तो ये तीनों सिंगल वैलेंस रेडिकल है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा कण अविशेषित होता है। अल्फा पार्टिकल तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो हीलियम को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, धनावेशित कण होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इन हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एनाटॉमिकल फीचर, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तीसरा है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर और चौथा है बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। तो अरिस्टोटल साहब ने क्या किया था कि प्लांट्स को जो है हर्ब शर्ब एंड ट्रीज में डिवाइड किया था। उसका बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी रूपात्मक चरित्र, यानी उसका साइज, प्लांट का गर्थ, मोटाई, इसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते ही उन्होंने हर्ब शर्ब एंड ट्रीज में प्लांट को क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन रूपात्मक चरित्र यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फंगस के एग्जाम्पल को पहचानना है। निम्नलिखित में कौन से कवक के उदाहरण है। तो टोडस्टोल जो है स्पेशल टाइप मशरूम टोडस्टोल कहते हैं, तो ये भी क्या है, फंगस का ही एग्जाम्पल है। पसनिया की बात करें तो ये क्या है, ये भी फंगस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ईस्ट की बात करें तो ये भी फंगस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू, दोहरा निषेचन अद्वितीय है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, दूसरा बरियोफाइट्स, तीसरा जिम्नोस्पर्म, चौथा एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वन फीमेल गेमेटोफाइट विद 2 मेल गेमेट्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि फ्यूज़न होता है एक फीमेल गेमेटोफाइट का विथ
2 मेल गेमेट्स का, इसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि यूनिक फीचर किसका होता है, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फोकस्ड इन, जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, पोरिफेरा, मोलस्का, इकेनोडर्माटा या सिलेक्टेटा। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है वो इकेनोडर्माटा में मिलता है, हमें इकेनोडर्माटा में मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल है सी स्टार्स, सी अर्चिन्स, क्या इकेनोडर्माटा में हमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। संवहन प्रणाली, इसके थ्रू वो क्या करता है, लोकोमोशन करता है, फूड एंड वास्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पोरिफेरा की बात करें तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्यूचर है उसमें क्या होता है कि परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वह परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है, नेक्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर यूकैरियोटिक सेल की बात होती तो वहाँ पे वो परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या बात हो रही है, तो परमाणु झिल्ली से घिरा नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, इसे हमें बताना है। तो अगर लाइसोसोम की बात किया जाए तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये एकल झिल्ली से घिरा हुआ होता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिक का टाइप है ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अदर ऑप्शन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल ये लाइसोसोम में होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण की, तो ये बेसिकली आपको राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम्स आर सेंटर साइट्स फॉर, राइबोसोम्स किसके लिए केंद्र स्थल है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण, इसीलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयरन कैमा इज हेल्पफुल टू प्लांट्स, आयरन कैमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। तो आयरन कैमा क्या होता है कि आयरन कैमा जो है प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करता है इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आयरन कैमा जो है पौधों के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो बायंसी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोगकार जीव है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉजल पैथोजन फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो यहाँ पे ट्रेपेनोसोमा जो है ये होता है आपका पैथोजन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का। ठीक है, अमीबा से अमीबियासिस होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरसीला वायरस कॉजेस, वायरसीला वायरस से क्या होता है। तो वायरसीला वायरस से जो हमें चिकन पॉक्स जैसी बीमारी होती है। ठीक है, जो कि वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पे 44 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहला चिकन पॉक्स। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो डेंगू वायरस से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है,
रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, चिकन पॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेसोफिल सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्ण मध्योतक मेसोफिक कोशिका में कैसे अंदर और बाहर जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग, मेसोफिल सेल जो है वो लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज होता है लीफ में स्टोमाटा के थ्रू। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट जो है लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है मूव करते हैं, आउट होते हैं मेसोफिल सेल से, तो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के माध्यम से जो है ये एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फाउंड इन लिविंग बींग्स। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है। तो सजीव जैसे हम लोग क्या है, सजीव हैं, तो हम लोग रेस्पिरेशन भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, श्वसन पोषण जनन। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर द फ्लोएम इज फाउंड इन लीफ। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, यानी फ्लोएम का पोजीशन बताना है पत्तियों में। तो पत्तियों में जो फ्लोएम का पोजीशन है वो होता है टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ जो है वो क्या रहता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो फ्लोएम पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वास्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कंपोस्ट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं बायोडिग्रेडेबल वास्ट क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वास्ट वैसा वास्ट होता है जिससे हम डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, ठीक है। तो उससे हम लोग बायोडिग्रेडेबल वास्ट कहते हैं, जैसे पेपर, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वास्ट है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग कंपोस्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं, खाद बनाकर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो जो मेन कॉज होता है, कॉज है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट क्या हो जाता है, ये एयर कंडीशनर में प्रेजेंट होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब अपर एटमॉस्फेयर पे जाता है तो वहाँ पे हाई यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होता है। तो हाई यूवी रेडिएशन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है और फ्री क्लोरीन एटम्स रिलीज करता है। यही फ्री क्लोरीन एटम्स जो है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन को क्या करता है, डिप्लीशन करता है। तो यहाँ पे क्या, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेन कॉज करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है। जैसे कि नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पर्यावरण को संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना कैसे करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सही बात है। कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स का हम लोग संरक्षण करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी सही है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर इंक्लूडेड इन दी नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है बायोटिक, सेकंड ऑप्शन है बायोटिक, थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड बी। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स है वो उसमें आते हैं, एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग थिंग है अजीवी है वो उसमें आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, तो यहाँ पे बायोटिक एबायोटिक दोनों हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द मेजर वास्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडीज। निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा। हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है। और यूरिया ये भी क्या है वेस्ट प्रोडक्ट है। तो बोथ ए एंड बी यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है वो होता है सेरेबेरम। सेरेबेरम जो है ये सेंटर होता है इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो मेडुला की बात करें तो मेडुला जो है कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन को। यानी इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है, वैसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे बीपी, सलाइवेशन, उल्टी, ये सब क्या है इनवॉल्यूंटरी एक्शन है जो मेडुला कंट्रोल करता है। और सेरेबेलम की बात करें तो ये जो है कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। और वहीं हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर पार्ट। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है। तो फल जो है ओवेरी से बनता है। ओवेरी जो है बाद में जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन ह्यूमन फीमेल्स। मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होना इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो है मादा मानव में फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, यानी फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नियर टू 45 ईयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल्स व्हाट इज दिस कॉल्ड। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो वैसा स्टेज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है फीमेल में तो उसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मीनोपॉज। मीनार्क जो है जब पहली बार जब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो उस चीज़ को हम लोग मीनार्क कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकता के जनक कौन है। तो ग्रेगर जॉन मंडल, जीजे मंडल, इन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो वो बैटेसन को बोलते हैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करें तो ये फादर ऑफ एवोल्यूशन हम इनको बोल सकते हैं। रॉबर्ट हुक को बात करें तो फादर ऑफ साइटोलॉजी होते हैं। साइटोलॉजी मतलब सेल के स्टडी को, पहली बार सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। जेम्स वाटसन की बात कर रहे हैं तो ये इन्होंने हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया।
ठीक है। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था पी प्लांट्स के, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो स्टेम लेंथ, तने की लंबाई, फ्लावर पोजीशन, फूल की स्थिति, हाँ ये भी उन्होंने लिया था। फ्लावर कलर, सीड शेप, फूल का रंग, बीज का आकार, ये भी उन्होंने लिया था। कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ सीड, हाँ ये भी उन्होंने लिया था। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस यानी ऑल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम जीनस। थर्ड ऑप्शन है 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम ऑर्डर। फोर्थ ऑप्शन है 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम फैमिली, ठीक है। तो जब आप लोग हायरार्किकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि सबसे पहले नीचे स्पेसीज आता है, ठीक है, फिर जीनस आता है, ठीक है, फिर फैमिली आती है, ठीक है, फिर ऑर्डर आता है, ठीक है, फिर क्लास आता है, फिर फाइलम आता है, फिर किंगडम आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि कॉमन कैरेक्टर्स जो है डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति में क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर्स मैक्सिमम शेयर होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। तो ये क्या होता है, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1 और 1 के बराबर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा, डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता अगर स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बस इंक्रीजेज स्पीड्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सलेशन, ठीक है। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इसका वातावरण क्या है, तो एक्सेलरेशन मतलब बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी दिया, v1 इंटू v2, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो v2 कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, v1 क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 में मैंने 36 किया, 36 किलोमीटर पर आवर बाई 10 आएगा, ठीक है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को जो है पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो उसके लिए हम 5/18 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो फिर हम 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर पर स्क्वायर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने वेलोसिटी निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी v2 में v2 माइनस कर दिया तो 36 आया। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आना है, मेरे आंसर लाना मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग 5/18 से इंटू करते हैं। तो जो आया उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो 1 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। ये उदाहरण है। When the branch of a tree is shaken, the ripe fruits gets detached from the branch. This is an example of। तो ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। इसी को हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, तो रॉकेट जो है वो मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण पे काम करती है। किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो लीनियर मोमेंटम यानी मोमेंटम पर काम करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला तो देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो बॉडीज के बीच में लगता है जिसमें कुछ मास होता है। मान लीजिए इसमें m1 है, इसमें m2 है, इस दोनों की डिस्टेंस क्या है, r है, तो इस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके बराबर होता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यानी एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, इसी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड, चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिरी रही तो क्या होगा, ठीक है, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी डिस्टेंस, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, किसी भी क्षण पर उनका वेग समान होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द बॉडी के, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ बॉडी के इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसके वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है मून पे, द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून अप्लाइड होता है दोनों ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे सेम वेलोसिटीज होता है एट एनी डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बॉडीज ऑफ मास m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of the velocities with which they are traveling is, m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग के अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, ke1 बराबर क्या हो गया, ke2, एक ठो का मास m है, एक मास m2 है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और हाफ m यहाँ पे कितना है m2 4m दिया था, 4m हो जाएगा, यहाँ पे v2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया, तो v1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4v2 स्क्वायर, ठीक है। तो v1 बाई v2 बराबर क्या हो गया 1/2, तो 1:2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए गर्ल वेइंग 400 न्यूटन्स क्लाइम्स एज अ वर्टिकल लीडर, इफ द वैल्यू ऑफ जी बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय हर आफ्टर क्लाइंबिंग 2 मीटर विल बी। 400 न्यूटन वजन की एक लड़की सीढ़ी पर चढ़ती है, अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने से लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि फोर्स हम लोगों को 400 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या गिवन है जी ग्रेविटी, तो एफ बराबर mg हो जाएगा, तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे, तो m बराबर मास निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स बराबर ग्रेविटी हो जाएगा। फोर्स कितना है 400 न्यूटन, ग्रेविटी 10 है, तो यहाँ पे 40 kg क्या आ जाएगा 40 आ गया, यहाँ पे मास आ गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स क्या है यहाँ पे mg है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ 2 मीटर, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 इंटू 10 इंटू 2 टोटल कितना आ जाएगा 800 जूल, तो यहाँ पे 800 जूल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को क्या कहते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट एक्स। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक्स हाइट से नीचे छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर इट हैज़ फॉलन टू अ हाइट एक्स, यानी कहीं x/2 हाइट पे पहुंच गया तो इट विल पोजेज, ठीक है। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा क्या होगा? तो एक चीज़ पता होना चाहिए, जब फ्री फॉल होता है, ड्यूरिंग फ्री फॉल, यानी कोई ऑब्जेक्ट हम छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? x/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सॉलिड ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब floats in oil. The oil floats on water of density 1000 km per meter cube. The density of oil in kilogram per meter could be 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल और पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलो पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो ये तेल का घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि यदि किसी वस्तु तरल का घनत्व तरल के घनत्व से कम है तो वह तरल में तैरती है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ ठोस तेल पर तैरता है जबकि तेल पानी पर तैरता है, तो घनत्व 900-1000 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे 900-1000 के बीच में क्या है? क्या ऑप्शन आ रहा है? 950। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 950 केजी मीटर पर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड हुज डेंसिटी इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। एक लिक्विड है, ठीक है, जिसका डेंसिटी जो है एक लिक्विड है, ठीक है, जिसका डेंसिटी ट्वाइस है मरकरी अब के डेंसिटी के हैं, ठीक है। इज यूज्ड एज अ बैरोमेट्रिक लिक्विड देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड का जो डेंसिटी है, मरकरी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी दुगुना है, ठीक है। और जो मरकरी का डेंसिटी होता है वो 13600 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 × 13600 तो 27200 किलोग्राम पर क्यूब मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में प्रेशर की कॉन्सेप्ट है, तो प्रेशर बराबर होता है ρgh। रो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101325 पास्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 101325 पास्कल इंटू 27200 इंटू 10 × h। तो यहाँ पे हाइट निकाल लेंगे तो 705 आएगा, जिसका अप्रोक्सीमेटली 38 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे 38 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते, इन द केस ऑफ लिक्विड्स दैट डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द वेसल, ठीक है। मान लीजिए कोई वेसल है, उसमें पानी फील है, ठीक है। ये कंटेनर का वाल है, तो कंटेनर का वाल और पानी के बीच में जो फोर्स काम करती है उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। वैसा फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगे उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और जो पानी पानी के बीच में यानी सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो जब दीवारों को गीला नहीं करते हैं तरल पदार्थ, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कोहेसिव फोर्स जो होता है लार्जर हो जाता है एडहेसिव फोर्स के। संसर्जक बल का मान असंसर्जक बल से अधिक होता है, इसी वजह से जो है वॉल क्या होता है? गीला नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इज 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड कितना दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 17,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो जानेंगे स्पीड बराबर क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड दिया हुआ 340, फ्रीक्वेंसी है 1700, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी 0.2 मीटर आएगा। जब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में पूछा था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच साउंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म मानसून इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मानसून शब्द जो है वो अरबिक भाषा से लिया गया है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मानसून शब्द जो है कहाँ से ड्राइव हुआ था, अरबिक भाषा से ड्राइव हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेल्टिक रीजन। पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेल्टिक रीजन में जो है एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मानसिनरम जो है यहाँ जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द चीफ रोल ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है। मेन कार्य उसका क्या है, क्योंकि उसका मेन कार्य यही है कि अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करना है रिड्यूस करना है, सीमित मात्रा में आने देना है, यही मेन रोल है ओजोन लेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये तो नहीं होगा, ऑक्सीजन को कम करना। टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बढ़ा देना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78.08% होती है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 20 कुछ % होती है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेवरली अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है। तो हमें मालूम होगा कि जब पॉल्यूशन ज़्यादा होती है एयर पोल्यूशन तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस हम किसकी हेल्प से लेते हैं, फेफड़े की मदद से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा, तो मेनली यहाँ पे लंग्स अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको मूवमेंट के लीडर थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमीशन सबमिट गेव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन में दिया गया था। तो ब्रुटलैंड कमीशन जो है उसी में सबसे पहले जो है कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फर्स्ट टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बॉम्बे हाई इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
तो बम्बई हाई जो है वो पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 64% जो है पेट्रोल जो है यहीं से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो पेट्रोलियम यहाँ पे आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा अवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अवनीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है वैसा रिसोर्स या वैसा संसाधन जिसे हम लोग रिप्लेनिश्ड बाय नेचर में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आसानी से नहीं होता, तो उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे कोयला यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। वहीं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जैसे जंगल, हवा, ट्री। और यहाँ पे कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कोयला यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन में किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन में हम लोग यूरेनियम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सलाल जल विद्युतीय उत्पादन केंद्र सलाल हाइडल पाउडर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर राज्य में स्थित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो यहाँ पे यूनिट यानी सी ऑप्शन, या इसे किलोवाट पर आवर भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे यूनिट यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। पावर का SI यूनिट क्या होता है? वाट, तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, एम्पेयर करंट का यूनिट होता है। ठीक है, जूल वर्क का SI यूनिट होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रो एल बाई ए। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम। यहाँ पे रेसिस्टिविटी से ही कहते हैं, तो इसका तो निकालना है। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो मीटर बचा, मीटर इधर जाके क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी का क्या निकल के आएगा? ओम मीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट रिसीव फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो ये विद्युत धारा जो है DC यानी डायरेक्ट करंट होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द निगेटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल इज मेड ऑफ। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये जो है बेसिकली जिंक का बना होता है, जस्ता का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल इज मेड ऑफ जिंक का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डायनमो में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये तो नहीं होगा, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच मटेरियल रड इज यूजुअली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है?
सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्पोररी मैग्नेट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन के चारों ओर कॉपर का वायर लपेट के इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा जो है हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं बनाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पेयर के बीच में 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक क्या है। देर आर 20 डिवीजन बिटवीन 0 टू, यहाँ पे 22 होगा, ऑन अ मीटर स्केल इट्स लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हमें निकालना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है रेंज बराबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे क्या है, 0 से 2 तक है तो 2 हो जाएगा, टोटल डिवीज़न क्या है 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.1 एम्पेयर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज यूज्ड। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के प्रयुक्त को हम लोग वोल्ट मीटर से यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं, ठीक है। एम्प मीटर हम लोग करंट नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द स्काई अपेयर टू एन एस्ट्रोनॉट, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जब हम अंतरिक्ष पे जाते हैं तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आकाश जो है ब्लैक यानी डार्क यानी काला कलर का दिखता है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑयल्ड पेपर इज, तेल लगा कागज़ कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं जिससे रोशनी जो आर पार हो जाए आसानी से, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें लाइट जो है पास नहीं होती है, अपारदर्शक ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। और ट्रांसलूसेंट की बात करें तो कुछ अब्जॉर्ब होगी कुछ पास होगी। तो तेल लगा कागज़ जो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, यानी पारभाग, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस अपसाइड लेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कनकेव लेंस जो है उसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग मतलब होता है कि एक पॉइंट से अलग अलग दिशा में रे का जाना, इसे हम लोग डाइवर्ज कहते हैं। ये कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है लाइट को, तो इसीलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस इसे कहते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बोल रहा है हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यहाँ पे 2 नियम है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालूम होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 नियम है, ठीक है। जैसे एक सरफेस है उस पर एक रे आई और टकरा के चली गई, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एक रे आई टकरा के चली गई उसे हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमेना कहते हैं, घटना कहते हैं। जो रे आती है उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे टकरा के चली गई उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो और ये नॉर्मल रे होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को हम लोग इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन पे तीनों रे होगा, ठीक है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 लॉ होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का।
आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस का क्या होता है? इसका यूनिट डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। पावर बराबर होता है 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं, तो यहाँ पे डायोप्टर। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ आज का ये सेशन 100 क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने आज लगभग 100 क्वेश्चंस साइंस के कराए, जो कि 8 सितंबर 2023 में बिहार स्टेट पेपर 1 में फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन था, जो मैंने आज डिस्कस किया। आप अच्छे से इसे सॉल्व करें और एनालाइज करें और देखें कि कौन चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्या सिलेबस है, क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ये सब फ़ायदा होता है, हमें पता चलता है कि कौन चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इसी की मदद से हम लोग आज नेक्स्ट एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको स्टेट क्वालिफाई करना है तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।